कि मैंने सतारा से एक भीमराव भेजा था और तुमने यहां आकर अपने जैसे कई भीमराव बना दिए। मैं सतारा जाऊंगा और वहां बहुत ही फक्र से लोगों से कहूंगा कि भीमराव के बारे में मैंने जैसी कल्पना की थी वो मेरी कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरा है। धन्यवाद गुरुजी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे जन्मदिन पर यहाँ आए और बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। भीम, तुम्हारे सतारा से जाने के बाद तुमसे और रामजी बहू से मुलाकात ही नहीं हुई। आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर हमने सोचा कि चल के तुम्हें बधाई दें, खुशियां मनाएं, नाचे गाएं। इसलिए हम सब आ गए। क्यों पंडित जी? क्यों नहीं सेठ जी, बिल्कुल। अब भीम, मुझे माफ कर देना। राम जी, आप भी माफ कर देना। उस दिन रात को मैं बिना बताए चला गया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैं सतारा गया तो आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैं वापस आने वाला भी था, लेकिन सेठ जी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि भीम का जन्मदिन आने वाला है, फिर सब साथ में इकट्ठे चलेंगे। कोई बात नहीं मंगेश काका। भीम बेटा, बाबा की हालत तो तुम्हें पता ही है, फिर भी पेंशन से कुछ पैसे बचाकर मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन पर ये एक नीले रंग का कोट उपहार में दिया। तो पूछेगा नीला रंग ही क्यों? क्योंकि नीला रंग ही आसमान का रंग होता है और मैं चाहता हूं कि तुम आसमान की बुलंदियों को छू लो। याद है बेटा, जब हम महू छोड़ रहे थे, यहाँ की हर दीवार को नीले रंग से रंगूंगा। जहां भी रहूंगा वहां से आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर जहाँ रहूंगा वहाँ से नीला आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। याद आया? देखो बेटा, जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। जितना हो सकेगा उतनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ाऊंगा। और एक बाबा का अपने बेटे से वादा है, हमेशा आप लोगों को मेरी ही गलती दिखती है। अरे नहीं कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है बाला, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। झूठ झूठ होता है। जब आप लोगों को हमेशा मैं गलत ही दिखता हूँ तो फिर ये बात जानना ही क्यों कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ? बाला, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। यही तो दिक्कत है ना बाबा, मैं कुछ भी बोलता हूँ, थोड़ा भी बोलता हूँ तो हद से ज्यादा हो जाता है। हम दूर रहे वही अच्छा है।
लेकिन बाला भैया, ये जरूरी तो नहीं कि जब आप रहते थे वही समस्याएं वापस से शुरू हो। एक बार रहकर तो देखिए, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। और क्या पता, जब हम सब साथ रहने लगेंगे तो सब ठीक भी हो जाए। बाला बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। सचमुच कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बुआ, लक्ष्मी, भीम, बाबा, मैं सबसे कह रहा हूं, अब हमारा साथ रहना नहीं हो पाएगा। रिश्ते तभी अच्छे हैं जब दूर दूर रहे। क्या सोच रहे हो? खुश हो रहे हो? लग रहा है बहुत बड़े आदमी बन गए हो तुम, क्योंकि ये सब सातारा वाले लोग आए हैं तुम्हें बधाइयां देने, शुभकामनाएं देने, तुम्हारा सम्मान करने। लेकिन इन लोगों की तरह मैं तुम्हें शुभकामनाएं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें बद्दुआ ही दूंगी। नहीं, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ आपके, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। क्यों? नजरें झुका ली तुमने भी? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है कि तुमने जीवन में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है कि जिस उपलक्ष्य में तुम्हारे सम्मान में इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊंगी, तुम जैसा बेटा कभी शर्मिंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शर्म है ही नहीं तुम में। ऐसा मत कहिए बीवा। क्यों? बुरा लग रहा है? क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें क्या लगा कि तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, मैं सबकी तरह बधाइयां दूंगी तुम्हें? गलत सोचते हो तुम। ऐसा मत कहिए। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ ही दी है। नहीं, नहीं। और मेरे मरते दम तक बद्दुआ ही दूंगी तुम्हें। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके हाथ, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। बेशरम। भीम, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। सेठ जी, भीम का ये जन्मदिन हमें जिंदगी भर याद रहेगा। सही कहा मंगेश तुमने।
मंगेश, मंगेश काका, मंगेश। जी सर जी। आपके पीछे पीछे हम दोनों भी गए थे और छुपकर आपको जहर लेते हुए भी देखा। सब ठीक था, पर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई। जब आप जहर को पीस कर हाथ धोने गए ना, हमने उसी वक्त पुड़िये को बदल दिया। याद आया? हितेश काका, क्या है ये सब? लोगों के जान का महत्व नहीं समझते आप? रोज उठ के मुझे परेशान करते हैं, वो ठीक है। मैं पढ़ाई ना कर सकूं इसलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन खाने में जहर? आज इन लोगों के जान को कुछ हो जाता तो सबके सामने मैं कलंकित हो जाता। ए भीमराव, ये दोनों कहानी सुना दी और तुमने मान लिया? हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे ये कहे नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। जब ये लोग एक हाथ जन्मदिन मनाने खातिर यहाँ आए हैं तो उनकी हाँ में हाथ तो मिलाएगा ही नहीं भीमराव। ए जोखू भाऊ, तुम तो चुप ही रहो। आज तुम या तुम्हारा कोई भी साथी कुछ नहीं बोलेगा। और आज जो भी भीम के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा ना, उसे हम हत्यारा मानेंगे और वो इस हत्या की कोशिश में शामिल माना जाएगा। अरे तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। हितेश भाऊ के खिलाफ कोई सबूत है क्या? बोलो, बोलो। क्या हुआ? भीमराव, फिर एक दिन और काट दिया हमने। कैसा लगा हमारा जन्मदिन का तोहफा? राम जी, तू अब भजन गा और इसका जन्मदिन मना। वैसे आज भी वो साथ ही है। दीवा, तेरे बाबा हमेशा तेरे साथ रहेंगे, समझ रहा है ना? और मैं तो हूं ही। कहाँ जाऊंगी तुझे छोड़ के? तू जाने थोड़ी देगा मुझे। दीवा, आज का ये दिन 14 अप्रैल सिर्फ सतारा में नहीं, सिर्फ बंबई में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। और तब ना, तब ये भीमाबाई सतपाल गर्व से कहेंगी, ये मेरा भीमा है।
अब जाऊं? याद रख, तुझे जीतना है, लड़ना है। आई नहीं रुकूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। भीमराव, कल तक तुमने बहुत बाजा बजा दिए, आज हम भी इन्हें मनोरंजन के लिए बुला लाए। आज से तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने तक हम रोज मनोरंजन करते रहेंगे। बेचारे ने बहुत उछल कूद की, लेकिन पैसों का जुगाड़ अभी तक नहीं कर पाया। और ये राम जी कल तक तो हवा के घोड़े पे सवार था, लगता है उसे उसी घोड़े ने गुलत्ती मार के गिरा दिया। बेचारा राम जी। हितेश, तुम लोग किसी का मनोबल बढ़ा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम किसी को दुख पहुंचे ऐसी बातें तो मत किया करो। दलिया मत तुम हो ना भीम को खुशफहमी में रखने के लिए, तो दिलाइए उसे उम्मीद कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम लोग तुम लोगों की तरह झूठा दिलासा नहीं दिला सकते। भीमराव, तुम्हारे पढ़ाई करने के सपने का अंत हो चुका है। भीमराव, भीमराव, एक रास्ता मिल गया भीमराव, एक रास्ता मिल गया। गुरुजी, बताइए ना क्या रास्ता मिल गया। राम जी, मुझे अभी अभी शुभ समाचार मिला है कि बड़ौदा के राजा श्रीमान सयाजीराव गायकवाड़ महाराज आज बंबई पधारे हैं। अब एक बार जाकर देखिए। चलो भीम, पुस्तकें देने के संदर्भ में मैं कई बार महाराज से मिल चुका हूँ। मेरा महाराज से मिलना अत्यंत आसान है। जा भीम, सोच क्या रहा है, जाके मिल लो महाराज जी से। भीमराव, दलिया अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें पूरा विश्वास है महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ भीमराव, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ बेटा। चलिए गुरुजी। चलो। हितेश काका, जिस बात पर आप अभी हंस रहे हैं ना, जल्दी उस बात पर दुखी भी होइएगा, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है कि आप मेरे पति का पक्ष विपक्ष तय कर सके, या ये तय कर सके कि मेरे पति की जीत हुई या संघर्षों की हार। इसलिए खेल अभी शुरू हुआ है हितेश काका। हाँ, और यहाँ जो है ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा भी नहीं यहाँ से, तब तक जब तक कि ये पता नहीं चल जाता कि राजा साहब के यहाँ क्या हुआ। अरे कहा यहाँ रहेगा, तो भीमराव कोनो लाट साहब है का? ये ओकरे खातिर हम अपन काम धाम छोड़ के यहाँ खड़े रहेंगे। जिस तरह से तुम लोग भीम का मजाक उड़ाकर हंस रहे हो ना, उसी तरह भीम को महाराज जी से छात्रवृत्ति लेकर आते हुए देखने का साहस भी दिखाओ। हवा में सोच रही हो डलिया अम्मा? अरे महाराज भीम को कोई छात्रवृत्ति नहीं देंगे, और तुम सब लोग अगर कह ही रहे हो तो रुक ही जाते हैं।
देख लेते हैं, अभी भीम निराश आएगा ना तो उसका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आएगा। जिसे रहना है रहे। मैं आपके इस दरबार में याचक हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये फैसला न्यायपूर्ण नहीं है। राजा के साथ बहस करना क्या उचित है? राजा के लिए हुए फैसले पर सवाल उठाना क्या उचित है? फिर से क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रखना उचित ही है ना। भीमराव, महाराज से बहस करोगे ना तो महाराज बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझा? चलिए गुरुजी, महाराज की आज्ञा का पालन होना भी जरूरी है। क्षमा चाहता हूं। रुकिए भीमराव, महाराज, महाराज ये अस्पृश्य है, इसे छात्रवृत्ति देने के लिए प्रचंड देव, मैं एक राजा हूं, किसी की जाति मेरे लिए सीमा नहीं बन सकती। मैं अस्पृश्यता को नहीं मानता। मैं तो दरअसल भीमराव की परीक्षा ले रहा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भीमराव जिस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उसका महत्व वो समझते हैं? आप सबको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि मैंने जो परीक्षा ली थी भीमराव की, उसमें वो उत्तीर्ण हो चुके हैं। वो शिक्षा के महत्व को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि स्वयं उनका अपना राजा यदि उनके सामने खड़ा होकर कोई बात कहे, कोई फैसला ले, तो उस फैसले पर तर्क किया जा सकता है, अपनी बात रखी जाती है। तो महाराज, राजा साहब ने भीम को धन नहीं दिया होगा। अगर धन दिया होता तो अभी तक वो उछल कूद करके यहाँ पे आ गया होता। हा? अरे ऊकी तो आदत है हर जगह जाए के अपन बेइज्जती करवाने की। तो वहाँ अपन बेइज्जती करवाएगा, अब मुंह लटका के ही आ जाएगा। अब जाऊं मैं अंदर? भीम को छात्रवृत्ति ना मिलने से मुझे भी खुशी ही होगी। यही सुनना था ना सबको। भीम के लिए ये उसकी आखिरी उम्मीद है। कहाँ चल दिए राम जी? अपने हारे हुए बेटे का स्वागत नहीं करोगे? हम तो बाजा वाजा भी बजाएंगे, क्यों भाइयों? हाँ, हम तो ढोलो बजाओ और नचबो करब। हाँ हाँ, जरूर नाचेंगे और ढोल बजाएंगे। बजाओ बजाओ। जिनके पास राम जी जैसा पिता हो, उसका बेटा कभी हार नहीं सकता है। क्या हुआ? आपको छात्रवृत्ति मिली या नहीं? मिली नहीं है, परंतु मिलने की अधिक संभावना है। संभावना बनी है मतलब बुआ, निकुंज नाम का एक लड़का है, हम दोनों के बीच प्रतियोगिता होगी और हम में से जो भी ज्यादा अंक लाकर पास होगा, छात्रवृत्ति उसे मिलेगी। हाँ,
तो निकुंज ही जीतेगा। अरे भीम से क्या होगा? हा? मैं तो चाहता हूँ ये भीम हार जाए तो अच्छा है। अगर ये जीत गया ना तो फिर भाषण देना शुरू कर देगा। आपके चाहने से क्या होगा? जब परिणाम आएंगे तब देखिएगा। अरे क्या देखेंगे? यही कि कैसे मेरे पति संघर्ष करके जीतकर आगे की पढ़ाई करेंगे। और हाँ, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं बोलोगे तुम लोग। ले जाओ तुम्हारा ढोल ताशा यहाँ से। कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे इस हालत में? घर की स्थिति देख रही हो तुम? इस स्थिति में कहां से लाएंगे इलाज के लिए पैसा मेरे लिए? और भीम तो मेहनत कर रहा है ना अपनी छात्रवृत्ति के लिए। इस परिस्थिति में अगर घर वालों को मेरे इलाज के बारे में पता चला ना तो ध्यान भट जाएगा सबका, और फिर हमेशा की तरह सब इलाज में, खाने में, इन सब के पैसे जुटाने में लग जाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा लक्ष्मी, जाना पड़ेगा। सुनिए, आपको कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं। तो क्या करें लक्ष्मी, बताओ। हम मेरे मायके चले, कोकड़, वहाँ आपका इलाज भी हो जाएगा। जब तक भीम बाबू और बाकी के चौल वाले आते हैं हम तब तक निकल जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। मशाल से दिए जलाने हैं, किंतु तुमने दिए से दिए जलाए, ऐसा क्यों? क्षमा करें महाराज, लेकिन मेरे लिए इन दियों का जलना शिक्षा के विस्तार जैसा है। शिक्षा की लौ एक दूसरे को ऐसे ही प्रज्वलित करती है जैसे अभी एक दिए की लौ ने दूसरे दिए को जलाया। महाराज, ऐसा करने से सब दिए जल भी गए और एक भी दिए का नुकसान नहीं हुआ। महाराज, हमें लगता है कि निकुंज का भी अपना कोई तर्क होगा। आप इससे इसका तर्क भी तो पूछिए। अवश्य। निकुंज, तुम्हें कुछ कहना है? जी महाराज। महाराज, मेरे लिए ये मशाल एक गुरु के जैसी है और ये दिए उसके शिष्य के जैसे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब पढ़ ही ले। जो दिए टूट गए वो ऐसे ही थे जिनकी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। तो मैंने शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिक्षा के इसी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है ताकि समाज में एक भी दिया जले बिना ना टूटे। और भीम, तुम अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना और जीतना, क्योंकि जब मैं लौट के आऊं तो तुम्हें कॉलेज जाते हुए देखूं। आनंद। ये अचानक इस तरह से दोनों कैसे चले गए? अब खुशी की बात थी तो चले गए, ढिंडोरा पीट कर जाते। खुशी की बात होती तो इंतजार करते हमारे आने तक का, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। बाबा, कहीं कुछ और बात तो नहीं होगी ना? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। आनंद भैया और लक्ष्मी दीदी दोनों खुश थे कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, फिर अचानक से चले गए। चाहे जिस कारण वो दोनों चले गए, मैं पता लगा लूंगा। भीम, तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। हाँ भीम,
भैया सही कह रहे हैं, हर हाल में तुम्हें छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। होना ही था। जब प्रश्न पत्र पहले मिल जाए तो 100 में 100 तो आएंगे ही। हमारे भीम के ही आए होंगे 100 में से 100। किसे 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं? महाराज 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं निकुंज को। और भीमराव को मिले हैं 98। मतलब प्रतियोगिता के दूसरे चरण को निकुंज ने जीता है और भीमराव हारा। प्रतियोगिता का एक चरण भीमराव ने जीता है और एक चरण निकुंज ने। अब दोनों बराबरी पर है। अब प्रतियोगिता का आखिरी और निर्णायक चरण कल सुबह होगा और आप सब इस दरबार में कल सुबह सूर्योदय से पहले आ जाना। भीमराव, निकुंज, तुम दोनों सूर्योदय के पश्चात आना। जी महाराज। जी महाराज। लेकिन महाराज आखिरी चरण में होगा क्या? प्रचंड देव, कुछ भी हो सकता है। तुम दोनों तैयार रहना और हां, याद रहे तुम दोनों को अलग अलग और अकेले आना है, किसी के साथ नहीं आओगे। जी। प्रणाम महाराज। आओ निकुंज, उस कुर्सी पर बैठो। जी महाराज। तुम्हारे सामने इस समय बड़ौदा राज्य की नियमावली है। यह हमारे बड़ौदा साम्राज्य का आधार है। इसमें 35 नियम हैं। इन नियमों को ध्यान से पढ़ो, उन्हें याद करो और उसके पश्चात उस पुस्तिका को बंद करके उन नियमों को लिखो। और ये सब कुछ तुम्हें समय की तय सीमा में करना है। जी महाराज। प्रतियोगिता का समय शुरू होता है। ये भीम कहाँ रह गए? राम जी, मैं देखकर आता हूँ बाहर भीम को। अच्छा, नहीं, कोई भीम को ढूंढने नहीं जाएगा। भीम को इस बात का पता होना चाहिए
यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हर जगह समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। भला जो व्यक्ति समय का पाबंद ना हो वो जीवन में क्या कर सकता है? उस पुस्तिका में नियम लिखे हुए हैं, उन नियमों को तुरंत याद करो और उन्हें लिखो। और अब जितना समय शेष है उतना ही दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा नियम लिखेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जी। रुक जाइए, प्रतियोगिता का समय समाप्त। निकुंज, तुमने कितने नियम लिखे बताओ। महाराज 22। भीमराव, तुम भी बताओ। मैंने सारे नियम पढ़े महाराज, लेकिन समय कम होने के कारण सिर्फ 3 लिख पाया हूं। लेकिन आपको आने में देर क्यों हुई? रमा, बाद में पूछते बताते रहना। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि छात्रवृत्ति किसको मिलेगी इसकी घोषणा महाराज के मुंह से सुन सके। हाँ महाराज, अब आप निकुंज को विजेता घोषित कर दीजिए। भीम ने सही नहीं किया। उसने ऐसी नौकरी चुन ली है कि वो आगे की पढ़ाई कभी कर नहीं पाएगा, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन आपके चाहने से भीम ने कभी कुछ किया है? आपने तो ये भी नहीं चाहा था ना कि वो घर छोड़कर निकल जाए, फिर भी गया। इस घर में जो रहेंगे उन्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी, लेकिन बाबा ने जो कुछ भी मेरे पढ़ाई के बारे में कहा वो मैं नहीं मान सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपने ये भी नहीं चाहा था कि वो पढ़ाई छोड़कर नौकरी ढूंढे, लेकिन उसने तो ढूंढ ली। तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। माफ कीजिए पापा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। और आपने तो ये भी नहीं चाहा था कि महाराज की शर्त मानकर वो छात्रवृत्ति अपना ले, लेकिन उसने अपनाई। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें बड़ौदा आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। मैं तैयार हूँ हस्ताक्षर करने के लिए। देखो जीजा भाई, मैं क्यों नहीं चाह रहा हूँ, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम छोड़िए ना। आप कुछ कहेंगे फिर मैं कुछ कहूंगी, लेकिन आप ये बात कभी नहीं मानेंगे
कि भीम आपकी सुनता नहीं है। रात में क्या खाना बनाना है वो बता दीजिए। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? भीम प्रतियोगिता जीते या हारे, मैं सारे चाल वालों को भोज दूंगा और आज रात को ही दूंगा। जो करना है आपको कीजिए। राम जी, अब जो हुआ सो हुआ। अब भीम को जो सही लगा उसने वही किया। अब इसमें भीम से नाराज रहकर क्या फायदा? देखो पुरंजन, मैं नाराज भीम निकल जाओ यहाँ से। नहीं मुझे मत निकालिए, मुझे मत निकालिए, दया कीजिए मुझ पर। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। प्रचंड देव जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहे हैं जैसे जात विरोधी धर्म विरोधी के साथ करना आवश्यक है। अरे हमने उस भीमराव की हार के लिए और निकुंज की जीत के लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी, क्या क्या नहीं किया हमने, हर प्रपंच तक किया। मगर ये हमारी पत्नी, ये यहाँ बैठकर भीमराव की जीत और उस निकुंज की हार की प्रार्थनाएं कर रही थी। हमारी पत्नी होकर ये प्रार्थना कर रही थी। नहीं जी, मैंने निकुंज की असफलता के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। मैंने तो बस भगवान को यही बोला कि जो ज्यादा योग्य है वही सफल हो। ठीक है, तो एक काम कर, अब तू जा यहाँ से, क्या मर्जी चाहे जा, अपने मायके में जा, मगर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माफ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए घर से, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ वो योग्य भीमराव तुझे ले जाए वहाँ जा। चलो भाई चलो। रुकिए जी। दरवाजा खोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? जल्दी कर, ये हो गया। राम जी प्रणाम। सारी तैयारी हो चुकी? जी गुरुजी, आपकी राह देख रहा था। नंदू, मनो, जल्दी जल्दी करो। जोगो भाऊ, जनार्दन भाऊ, आइए, रितेश भाऊ, आइए आइए। भीम बेटा आ जाओ। दीपक, जल्दी जल्दी कर। गुरुजी नमस्ते। प्रणाम। राम जी, एक बात मैं तुमको बता दूं, मैं तो तुम्हारे यहाँ खा लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब खुश हैं इस बात को लेकर के कि भीम आगे पढ़ाई करे। खाएंगे तो सिर्फ इसलिए ताकि चाल का भाईचारा बना रहे। हाँ, भाईचारा बनाने के लिए ही खा लीजिए, इससे सेहत भी बनी रहेगी आपकी। जिसे जैसे याद रखना है रख सकता है, लेकिन हम आज की शाम को ऐसे याद रखेंगे कि जब भीम को छात्रवृत्ति मिली थी तब चाल में सबने एक साथ मिलकर खाना खाया था। और इनके पेंशन के पैसे से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी तुम्हें। ऐसी कसम खाई है मैंने, अपनी कसम तो नहीं तोड़ सकती। मेरे बाबा के दिल में क्या है ये पता चल गया मुझे। मुझे मेरा शगुन मिल गया। अब ये पेन मुझे मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे बाबा के रूप में करोड़ों की दौलत है मेरे पास। उनके पेंशन के कुछ पैसों का मैं क्या करूंगा? तो वो पैसे और ये पेन रखिए आपके पास।
क्या हुआ? बहुत हैरानी हो रही है। भीम के साथ साथ मेरी भी नई शुरुआत है ये, और अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। मतलब उस भीमराव ने तेरे अंदर ताकत की चाबी भर दी, और तू क्रांतिवीर बनकर आ गई है। सुन, ज्यादा मत बोल वरना यहीं पर निपटा देंगे। निपटा दीजिए, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब पर मुकदमा चलेगा। मैंने आपके लिए उम्र भर प्रार्थनाएं की, व्रत किए, आपकी हर बात को माना। आपने मुझे मारा, पीटा, मैंने सब कुछ सहा, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मैंने आपके किसी समर्थक का विरोध किया तो आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये कैसा समाज है? एक आदमी जीवन भर बोलता रहे तो सब ठीक, और एक औरत जरा सी आवाज उठाती है तो उसे धर्म भ्रष्ट कह दिया जाता है। हो गया तेरा भाषण। ट्रेन छूट जाएगी तेरी, चल जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे घर में घुसेगी? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अब इस घर में तभी जाऊंगी जब आप मुझे अंदर लेकर जाएंगे। तब तक मैं उस चौक पर ही रहूंगी जहां आकर आप चाय नाश्ता करते हैं, और वहीं बैठी रहूंगी दिन रात। देखती हूँ आप कब तक मुझे लेने नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, क्योंकि भीम ये कहता है कि अच्छी नीयत से लड़ी गई लड़ाई की हमेशा जीत होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भी जीत जरूर होगी। भीमराव, जो शिक्षा मुझे मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें मिल रही है। दिए की परिभाषा से देखे तो तुम मेरे ज्ञान की लौ बुझाकर अपने ज्ञान की लौ जलाने चले हो। देखिए, आप ये गलत कह रहे हैं। मुझे जो कुछ भी मिला है मेरी योग्यता के आधार पर मिला है। योग्यता? महाराज के दरबार में सबसे पहले मैं पहुंचा था। मुझे छात्रवृत्ति मिलने ही वाली थी कि तुम बीच में आ गए और मुझसे मेरा अवसर छीन लिया। जा रहा हूं मैं कोई काम ढूंढने। छोड़ दी मैंने पढ़ाई। ये क्या किया आपने? ये आप खुद के लिए गलत कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। कोई भी प्रतियोगिता में एक विजेता होता है और बाकी सब हार ही जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब कमजोर होते हैं या कम प्रतिभाशाली होते हैं। देखिए, मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सब कभी नहीं करता। इससे अच्छा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता और आगे बढ़ता। आप भी रास्ता ढूंढ लीजिए, पढ़ाई मत छोड़िए। मुझे तुम छोटी जात वालों से किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी तुम क्या जानो कि पढ़ाई छूटने का दुख क्या होता है। नहीं, एक साल इनकी भी पढ़ाई छूट चुकी है पैसों की कमी के कारण। फिर ये एक साल में रास्ता ढूंढकर पढ़ाई करने जा रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। भाषण मत दो तुम दोनों, मेरा हक मार कर जा रहे हो भीमराव। अरे सुनिए, भैया कुछ पता चला आनंद के बारे में? हाँ, पता चला। एक कोकण के आदमी से मुलाकात हुई थी जो मेरे साथ फौज में काम करता था। आनंद ने हमसे झूठ बोला है। दरअसल उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो लक्ष्मी उसे लेकर अपने मायके कोकण गई है। लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक है, इलाज चल रहा है। भैया, आपको जब पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको उसे मिलना चाहिए था। लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। अभी पता चला है ना कि वो ठीक है तो। लेकिन भैया, अगर आप मिल लेते तो उसे अच्छा लगता ना। मीरा, मैं आनंद के पास इसलिए नहीं जा रहा हूं कि
मेरे पास पैसे नहीं है और एक बीमार बेटे के सामने दरिद्रता के साथ एक बाप को खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा, तुम किसी से कुछ मत कहना। मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद आनंद को देखने चला जाऊंगा। नहीं कहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हिमराव, हिमराव, आरक्षित कर दीजिए हमें, ताकि हमारे सपने आपकी इस भीड़ में ना मर जाए। दे दीजिए आरक्षण, और याद रखिए, आज नहीं तो कल हम ये मांग जरूर करेंगे। हम मांगेंगे, ये औरतें मांगेंगी, तो आप सब तैयार रहिएगा इस आरक्षण के लिए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे आरक्षण। प्रणाम। प्रणाम प्रचंड देव जी। प्रणाम मालिक। भीमराव, क्या कहा तूने? आरक्षण। हम इन्हें आरक्षण देंगे जिन्हें हम अपने समाज का हिस्सा भी नहीं समझते। इन्हें आरक्षण देंगे हम जिन्हें हम अपने से दूर रखते हैं। इन्हें आरक्षण देकर हम आरक्षित करेंगे। इन्हें जमीन देंगे हम जिस पर ये अपनी खेती करके अपने सपनों का महल खड़ा करेंगे। भीमराव, तुझे छात्रवृत्ति क्या मिली है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो कभी नहीं होगा जो तू सोच रहा है। मैं सही सोच रहा हूं प्रचंड देव जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन ये जरूर होगा। क्योंकि सदियों से जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस चीज की भरपाई कोई कर नहीं सकता। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जिए, उन्हें उनका हक मिले, समाज में बराबरी का दर्जा हासिल हो और योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिले, इसलिए ये होना जरूरी है। राम जी, तेरे इस बेटे की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसकी बातें सुनकर हमें इस पर तरस भी आता है। और आप सब लोग अपने घर जाइए, जाइए जाइए। तू अब यही मर। आप खाना खा लीजिए। आप खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? खा लीजिए खाना।
कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। ये लो बेटा। हाँ। ये लो। भीम, जब से तुम इस चाल में आए हो तुमको पढ़ते लिखते देखा था हम तो गवार, ना कभी पढ़े लिखे, ना इतना किताब कापी हाथ में उठाए, लेकिन आज अपने हाथ से इसी किताब कापी छू के देख के ये सब ना बहुत अच्छा लगा। तुमने पढ़ाई का अहमियत समझ में आ रहा है हमका। हाँ भी, आज पहली बार किताबों को छुआ तो समझ आ रहा है ये किताबों की क्या अहमियत है। खुश रहो भीम, खूब पढ़ो, खूब आगे जाओ। धन्यवाद अम्मा। दीपक, एक काम करो, ये पेन तुम रख लो। लो। ले 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 ले। और सिर्फ पेन ही क्यों, ये लो, ये कॉपी भी रख लो, इसमें लिखना। भीम भैया, कॉपी पेन गिर के आई है, अगर कम पड़ गई तो? तब का तब देख लेंगे। और वैसे भी ये छात्रवृत्ति मिलने की जो जीत है वो मेरी अकेले की नहीं है, बल्कि हमारे जात के और हमारे समाज के हर उस व्यक्ति की है जो शिक्षा का समर्थक है। बहुत पढ़ो दीपक। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। जी, धन्यवाद अम्मा। धन्यवाद काकी। चलो अम्मा। ये दूंगा तो किताब दोगे? जाओ, किताब तुम्हारी लेके जाओ। रमा, एक साथ इतनी सारी किताबें आज तक नहीं देखी थी। ये सब किताबें मेरी है, मैं सब पढ़ूंगा। हाँ, आप पढ़िए और मन से पढ़िएगा। और ये सब किताबें तो कम ही हैं, एक दिन आपके पास इतनी किताबें हो जाएंगी। इस बार तुम्हारी किताबों को नहीं जला रही हूँ मैं भीम, बल्कि तुम्हारे सपनों को जला रही हूँ। तुम? हाँ, मैं आ गई कोकण से, और अच्छा हुआ कि आ गई। कम से कम आपको ये अनहोनी करने से तो रोक पाई। कौन सी अनहोनी लक्ष्मी? भूल गई? कभी ये सब हम दोनों ने मिलकर किया था? नहीं, भूली नहीं हूँ, लेकिन पहले जो गलती मैंने की थी अब ना वो खुद करूंगी और ना आपको करने दूंगी।